हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाली हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी कोई किसी विषय पर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सबसे पहले मैं आप लिपि के बारे में चर्चा करूँगी। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि की एक सरल सी परिभाषा है कि लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जब हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको हम वो उसको लिखित रूप में लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी, संस्कृत और मराठी की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फ़ारसी है। तो लिपि क्या है? लिपि एक भाषा लेखन के लिए जो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसको लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। दूसरा, बोली। एक क्षेत्र विशेष में, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। बोली क्या है? बोली का कोई साहित्य नहीं होता। ये थोड़े थोड़े क्षेत्र पर बोली का रूप बदल जाता है। मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं तो कुछ ही जगह पर, जैसे आप बिहार में ही कुछ जगह में भोजपुरी बोली जाती है तो कहीं मैथिली बोली जाती है। ये भाषा का एक मौखिक रूप है जो स्थान पे बदलता रहता है। बोली क्या है? बोली में कोई साहित्य की रचना नहीं होती है, ये केवल प्रचलित है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये जाता है। अब हम तीसरा आते हैं, उपभाषा। उपभाषा जब बोली, अभी मैंने आपको बताया कि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसी भी भाषा है जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है तब इसमें साहित्य की रचना भी की जाती है, तब उसे बोली उपभाषा बन जाती है उस समय। जैसे 4 भाषा है जिनमें साहित्य रचा गया है जो बोली ही है, जैसे ब्रज, अवधी, मैथिली और खड़ी बोलियाँ, इनमें साहित्य रचना की गई है, इसलिए ये चारों उपभाषा है। तो कौन कौन सी उपभाषा है? तो अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली और मैथिली। इन चारों जगह, क्योंकि ये क्षेत्र सीमित क्षेत्र की भाषा की बोली गई भाषा है, ये बोली है, फिर भी जब इनमें साहित्य की रचना की जाती है तो ये उपभाषा हो जाती है। तो बच्चों, आपके मन में एक प्रश्न उठता है कि भाषा और बोली क्या है? ये अलग अलग चीज़ें, तो इनमें अंतर क्या है? तो सबसे पहले भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। आप सब जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा द्वारा हम अपने अंदर के भावों को प्रकट करते हैं। और बोली क्या है? पर बोली का क्षेत्र भाषा के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपेक्षाकृत छोटा होता है। बोली का क्षेत्र छोटा है, भाषा का क्षेत्र बड़ा है। भाषा में साहित्य की रचना की जाती है। साहित्य पता ही आपको क्या होता है? साहित्य के अंतर्गत पद्य साहित्य और ये गद्य साहित्य, जिसको मैं आपको बाद में जिसका वर्णन करूँगी। तो ये बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। जब बोली की रचना की जाती है, जब बोली में साहित्य की, तो उसे हम उपभाषा कहते हैं। भाषा का प्रयोग सरकारी और गैर सरकारी सरकारी कामकाज में किया जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी है, अंग्रेजी, ये सब हमारी भाषा है जिसका प्रयोग हम लोग सरकारी कामकाज में करते हैं, परंतु बोली का प्रयोग एक सीमित बोलचाल के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें कोई सरकारी कामकाज नहीं किया जाता। तो भाषा और बोली में ये मैंने अंतर आपको बताया। अब मैं अपनी महत्वपूर्ण ये चर्चा करती हूँ, साहित्य किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक भाषा ज्ञान का अथाह भंडार, यानी कि भाषा से हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। यह पीढ़ियों से संचित, ये जो भाषा है वो एक दिन का मेहनत नहीं है। ये पहले भाषा का रूप कुछ और था, फिर वो धीरे धीरे सुधर के कुछ और रूप में आया, अभी कुछ और है। तो ये क्या है? ये पीढ़ियों से संचित चला आ रहा है। तो ज्ञान का साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। जो हमने अब तक अर्जित किया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो ज्ञान को, उसी को साहित्य कहते हैं। युग यानी कि युगों से एकत्रित ज्ञान ही साहित्य है। साहित्य के 2 प्रकार हैं, पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में क्या होता है कि जो राइटर होता है, जो लेखक होता है, वो बोलचाल की भाषा में अपने विचार को व्यक्त करता है। इसमें कहानी आती है, कथा आती है, निबंध आता है, पत्र आता है, उपन्यास आते हैं, नाटक आते हैं। ये सब क्या है? अगर आपको ही बोला जाए कि आप निबंध लिखिए किसी पर, तो क्या आप अपनी भाषा में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं? तो ये क्या है? ये गद्य, अगर आपको कोई कहानी लिखने के लिए कही जाए या फिर कोई संस्मरण, जहाँ आप कभी जा रहे हैं तो कैसे आपने क्या क्या महसूस किया, अगर आप सामान्य रूप से लिखते हैं तो उसे गद्य कहते हैं। परंतु अगर इसी चीज़ को हम लयबद्ध तरीके से व्यक्त करते हैं
तुकबंदी के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसे पद्य साहित्य, जैसे आपने कभी कभी आप क्या करते हैं, मैंने खाना खाया ये क्या वो क्या, लेकिन क्या करते फिर जब उसको आप कविता के रूप में बिल्कुल गाना गा के गाते हैं, जब ABCD आप या क सीखते हैं, और फिर जब कभी मान लीजिए कि आप गा के सीखते हैं क ख ग घ, तो ये क्या हो गया, ये आप कविता के रूप में लयबद्ध कर दिया आपने, तो ये पद्य साहित्य हो गया। ये हमारा गद्य साहित्य और ये पद्य साहित्य है। अब गद्य साहित्य में कैसे हम जानेंगे क्या गद्य साहित्य और क्या पद्य साहित्य है। मान लीजिए कि गद्य साहित्य, जैसे कि आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा, उन्होंने अपने उन जो विचारों को कहानी के रूप में व्यक्त किया, जैसे गोदान उनकी प्रमुख रचना है, तो ये गद्य साहित्य के अंतर्गत आ जाएगा। अब पद्य साहित्य क्या है, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, तो जो पद के रूप में है, बिल्कुल एक जैसे कैसे बोल सकते कि गाना लयबद्ध रूप में, तो ये हमारा पद्य साहित्य है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य क्या है। तो युगों के संचित ज्ञान को हम लोग साहित्य बोलते हैं। साहित्य के दो भेद हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। अब व्याकरण तो आप सबको पता है कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम शुद्ध लिखना पढ़ना जानते हैं। तो यानी कि भाषा के शुद्ध व्याकरण। अब महत्वपूर्ण पॉइंट, व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है, भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों के ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी यानी कि जिससे हम शुद्ध भाषा बोल पाए, ऐसे नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, बाय।